तो चलें बच्चों, जो कुछ हमने पढ़ा अभी तक अपने लेक्चर के अंदर उसको हम विजुलाइज करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन और ये कैसे टेक प्लेस होती है। तो एक दफ़ा फिर रिकॉल करते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट जो है ना फूड की और वाटर मिनरल्स की किस तरह होती है। फिलोएम के रास्ते, ये फिलोएम है हमारा, ठीक है, और टू वे डायरेक्शन है इसमें। आप देखें फूड रूट के ज़रिए अंदर आ रहा है और टू वे डायरेक्शन चल रहा है। ग्रीन कलर के डॉट्स आपको ऊपर और नीचे आते नज़र आ रहे हैं। और ये है हमारी जाइलम और इसके अंदर हमारा सिर्फ पानी और मिनरल्स जो है ना फिलोएम के रास्ते डिफ्यूज़ होकर इसमें जा रहे हैं, देखें, और साथ पानी चल रहा है। ये हमने क्या सीखा, ट्रांसपोर्टेशन थी ऑफ फूड एंड वाटर इन द स्टेम थ्रू रूट। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। हमने जैसे कि देखा कि हमारे पौधे जो हैं ना मुसलसल पानी, स्टेम जो है ना खींचती रहती है आपके रूट में से नीचे आपको ये पानी नज़र आ रहा है और रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती रहती हैं और कंटिन्यूस ये अमल चलता रहता है, रुकता नहीं है और ये पानी ऊपर जाता रहता है। अब देखें जाइलम के रास्ते ये पानी ऊपर जा रहा है और मिनरल्स ऊपर जा रहे हैं। तो आप सोचें कि अगर पानी ऊपर इतना जा रहा है तो ये एक्सेसिव पानी किधर जाता है। जिस तरह हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हम वॉशरूम जाते हैं, तो अब प्लांट्स तो वॉशरूम नहीं जा सकते, तो ये अपना एक्सेसिव पानी जो है वो किस रास्ते से बाहर निकालते हैं। ये अपना एक्सेसिव पानी अपने पत्ते की बैक साइड जो है जहाँ स्टोमेटा होता है वो इनकी जगह होती है इवेपोरेट करने की पानी की। इन्होंने अपना एक्सेसिव पानी यहाँ से निकालना है। देखिए खुला हुआ मुंह, मैंने भी आपको कर्व गार्ड सेल्स दिखाए थे, ये नीचे कर्व गार्ड सेल्स में से पानी बाहर जा रहा है जब ये खुले होते हैं, और फिर जब ये बंद हो जाते हैं तो पानी रुक जाता है। जो एक्सेसिव पानी होता है वो इनके रास्ते, जब ये मुंह खुलता है तो पत्ता बाहर निकालता रहता है एक्सेसिव पानी को। तो ये तो हमने सीख लिया कि ये इवेपोरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन असल में इवेपोरेशन है कि एक्सेसिव वाटर जो प्लांट का है वो बाहर निकलता है। अब इसके फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं उनको कि जो ट्रांसपिरेशन के रेट को बढ़ाते या घटाते हैं, ठीक है। ये वो फैक्टर्स हैं जिससे ट्रांसपिरेशन का अमल तेज़ या स्लो होता है। सबसे पहले हम अगर देखें तो ट्रांसपिरेशन कहते ही इवेपोरेशन को है, पानी के उड़ने के अमल को। तो पानी किन किन फैक्टर से ज़्यादा जल्दी उड़ेगा या कम उड़ेगा उनको हमने यहाँ डिस्कस करना है एक दफ़ा फिर अपनी आंखों से देख कर, क्योंकि ये तरीका जो है ना मुझे सबसे बेहतर लगा आपको अच्छे से याद करवाने का इन चारों फैक्टर्स को। इन चार फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ह्यूमिडिटी, एयर ह्यूमिडिटी, फिर आता है टेम्परेचर, देन हमारे पास आती है स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड लाइट, ठीक है ना। वो सनलाइट हो सकती है या लाइट ह्यूमिडिटी हो सकती है। अब हमारे पास अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की तो उसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बनी हुई है, देखिए खाली जगह बनी हुई है पत्ते के अंदर, उसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ है। अगर तो हवा बाहर ड्राई है और बहुत गर्म है तो फिर तो डिफ्यूजन का अमल बड़ी तेज़ी से होगा और पानी बड़ी तेज़ी से पत्ते से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अगर आपने चूल्हे पे कोई पतीली रखी हुई और तेज़ आंच की हुई है तो आपका पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। अगर इसकी निस्बत बाहर हवा नमी वाली है और हबस वाली, जैसे बारिशों में हबस वाली हवा होती है, तो क्या होगा कि जैसे आपने पतीली के नीचे स्लो आंच कर दी तो पानी उतनी ही स्लो तरीके से इवेपोरेट होगा। तो यही तरीका पत्तों के अंदर चलता है। अब टेम्परेचर की बात की जाए तो अगर हाई टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन के अमल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा सराउंडिंग का पत्ते के आसपास या पौधे के आसपास इवेपोरेट इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज हो जा ट्रांसपिरेशन का अमल तेज़ हो जाएगा। ह्यूमिड एयर में स्लो होगा और ड्राई में और हॉट एयर में वो ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग विंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग विंड में भी लोग समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन का अमल स्लो हो जाता है जबकि ये इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर हब्स के अंदर हवा चलना शुरू हो गई है तो वो रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन के रेट को। लेकिन अगर वही हवा तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ चल रही है, और आपको पता है जब तेज़ हवा चलती है ना हब्स के दिनों में तो फिर आपका हब्स का लेवल कम हो जाता है, तो फिर ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि नमी ख़त्म होगी हवा में से, हवा तेज़ चलेगी तो हल्की होती है हवा, जो हल्की हवा होती है वही तेज़ चलती है। हमेशा गीली हवा जो होती है ना, जो डैम्प एयर होती है, वो कभी भी तेज़ नहीं चलती। तो हमने ये बड़े अच्छे से सीख लिया। अभी आपको गार्ड सेल नज़र आ रहे हैं साइडों में, जैसे ही बहुत तेज़ हवा चलती है ना तो गार्ड सेल अपने आप को क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से बहुत ज़्यादा पानी जो है ना इवेपोरेट हो चुका होता है। तो एक हद है, उन गार्ड सेल्स का काम यही है कि पत्ते में से सिर्फ उतना पानी जिस्म से बाहर निकाले जितना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा पानी उसने
अब यही गार्ड सेल अगर आपने पौधे को छाँव में रखा हुआ है या रात का टाइम है तो गार्ड सेल अपने आप को क्लोज़ रखेंगे। देखिए क्लोज़ हो गए हैं क्योंकि वो लाइट जो है ना बहुत इफ़ेक्ट करती है गार्ड सेल्स के खुलने और बंद होने पर। तो यहाँ हमने बड़े अच्छे से सीख लिया कि जैसे ही उनको लाइट मिलती है वो अपना अमल शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है लाइट आ गई है, इवैपोरेशन का अमल स्टार्ट होना है। उन्होंने गेट खोल दिया ताकि एक्सेसिव पानी निकलना शुरू हो जाए। सेल जो होते हैं ना वो अल्लाह ने उनके ज़हन बनाए हुए हैं कि जैसी रोशनी आनी है उन्होंने अपना गेट ओपन करना है और जैसे छाँव या अंधेरा होना है तो उन्होंने अपने आप को क्लोज़ कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों फैक्टर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको गार्ड सेल और स्टोमेटा का भी अच्छे से पता लग गया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।